मालकिन बाजार जाती तो मेरे लिए भी 20-20 हज़ार वाले कपड़े ले आती। मैं भाग भाग कर मालकिन की सारी जिम्मेदारी अदा करता। एक रोज़ मालकिन ने 1.5 लाख के कपड़े ला कर दिए। लाइट बुझाकर कहने लगी, आज तेरी नथ उतरवाई है, चल। मेरे होश उड़ गए। मैं एक लड़का था, मगर इस रात मालकिन। वैसे तो मेरी मालकिन एक एक पाई का हिसाब लेती थी, लेकिन जाने क्यों आज मुँह पर बड़ी मेहरबान थी। शाम को ही वो मुझे बाजार ले गई, मुझे बड़ी महंगी दुकान पर लेकर गई। वहाँ जाते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं एक मुलाजिम था और वहाँ आने वाले नौजवान तो कोई सेठ के बच्चे लग रहे थे। इनकी ठाठ बाट देखकर मेरे अंदर एहसास कमतरी जाग उठी थी। फिर मैं ये भी सोच सोच के परेशान था कि आखिर मेरी मालकिन मुझे इतनी बड़ी दुकान पर लेकर क्यों आई है। मैंने तो सारी ज़िंदगी उतरन पहन कर ही गुजारी थी। ये अच्छे और बेहतरीन कपड़े निकालो। इस दुकानदार ने पहले तो मुझे सर से पाँव तक देखा। मैंने मैले सुरमई रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी, जिस पर जगह जगह मिट्टी और सालन के दाग लगे हुए थे। जाहिर है मेरा काम ही ऐसा था। मालकिन के घर में छोटे मोटे काम करता था और माली का काम भी मेरे सर पर ही था, इसीलिए मेरे कपड़े मिट्टी से भर जाते थे। कभी कभी मालकिन मुझसे किचन का काम भी करवा लेती थी। जब मैं बर्तन धोता तो बर्तन पे लगी चिकनाई मेरे कपड़ों पर भी लग जाती। कुछ हम गरीबों की आदत होती है कि हाथ गंदे हों तो अपनी कमीज से ही पोंछ लेते हैं। हमें अमीरों वाले नखरे कहाँ करने आते हैं कि हाथ गंदे हों तो टिश्यू से साफ करना चाहिए। मैं तो पसीना भी अपनी आस्तीनों से पोंछ लेता था। मालकिन मुझे जिस बड़ी बुटीक पर लेकर गई थी, इसके चारों जानिब शीशे ही शीशे लगे हुए थे। इस दिन दुकानदार ने जब मुझे सर से पैर तक अच्छी तरह से देखा तो फिर मालकिन से पूछने लगा, मैडम आप इसी बच्चे की बात कर रही हैं ना? दुकानदार को भी शायद मेरी तरह यकीन नहीं आया था। मालकिन कहने लगी, हाँ हाँ, इसी लड़के के लिए अच्छे से कपड़े निकालो। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकिन मुझ पर ये एहसान कर क्यों रही है, क्योंकि मालकिन का मिजाज ऐसा हरगिज़ ना था। वो तो बड़ी सख्त मिजाज औरत थी। मुलाजमों को तो ज़रख़रीद गुलाम समझती थी। मैंने इसे मुलाजमों के साथ मारपीट करते भी देखा था। एक बार मुलाजमा लड़की के हाथ इसकी डिनर की प्लेट क्या टूट गई, इसने खींच के 2-4 थप्पड़ इसकी गाल पर रसीद किए। बेचारी के दोनों रुखसार पर मैडम की 5 उंगलियां छप गई थी। मैं एक जगह खड़ा कांप गया था, लेकिन मजाल है कि इस मुलाजमा लड़की ने उफ भी किया हो। आंसू टिप टिप इसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन जुबान बिल्कुल खामोश थी। मालकिन कहने लगी, पूरे डिनर सेट को तुमने ख़राब करके रख दिया है। मैं ये दुबई से लाई थी, जानती हो ये कितना कीमती था? इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप भरेगा? फिर मैडम इस लड़की के बाल पकड़ के खींचे कहने लगी, कमीनी, देख तेरी तनख्वाह से मैं कितने पैसे काटती हूँ। मेरे पैसों को क्या हराम का माल समझ रखा है तुम लोगों ने? मार मुलाजमा लड़की को पड़ रही थी और दिल मेरा कांप रहा था। इसके बाद से तो मैंने और भी एहतियात शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि इस 1 साल में मुझसे कोई बर्तन नहीं टूटा था, ना ही मैडम की कोई चीज़ ख़राब हुई थी। वैसे तो मैडम बड़ी सख्त मिजाज थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मशकूक किस्म की भी थी। मैं वही क्वार्टर में ही रहता था और मैडम के घर में 6-7 मुलाजिम थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चियाँ भी शामिल थीं, और मेरी उम्र 17 साल थी और इस मुलाजमा बच्ची की उम्र 15 साल, जिसे मैडम ने प्लेट टूटने पर बेतहाशा मारा था। एक बार मैं बर्तन धो रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किचन से बाहर बने क्वार्टर से सिसकियों की आवाज़ें आ रही हैं। ये सुनकर मैंने बर्तन वहीं छोड़े और क्वार्टर की तरफ गया, लेकिन क्वार्टर सब खुले हुए थे, क्योंकि तमाम मुलाजमीन इस वक्त घर में काम कर रहे थे। मुझे लगा जैसे इन सिसकियों की आवाज़ें इस घर की पिछली जानिब से आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर मैडम ने हमें जाने से सख्ती से मना किया था। मालकिन कहती थी कि कोई मुलाजिम पीछे की जानिब नहीं जाएगा। पहले तो मुझे कभी ऐसा तजस्सुस नहीं हुआ था, लेकिन इन सिसकियों की आवाज़ों पर मेरे कान खड़े हो गए थे। लेकिन मेरा दिल भी खौफज़दा था कि कहीं मुझे कोई पीछे जाते हुए देख ही ना ले। मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मेरा दिल ही यूँ था जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है। मालकिन का खौफ ही बहुत था। जैसे जैसे मैं पीछे की जानिब बढ़ रहा था, सिसकियों की आवाज़ें मुझे और भी ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की रो रही हो। मैं बेहद परेशान होकर रह गया था। मैं अभी पीछे की जानिब बनी गली में मुड़ने ही वाला था कि जब मुझे एक धारदार आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मेरे जिस्म से जान ही खींच ली हो। वो चौकीदार की आवाज़ थी। कहने लगा, तुम पीछे को क्यों जाता है? मैडम ने सख्ती से मना किया है। वो एक पठान था। मैंने पलट कर देखा और कहा कि नहीं खान साहब, मैं पीछे नहीं जा रहा था। वो तो मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी। मुझे लगा
किसी ने शरारत से इधर उधर ना फेंक दी हो। मैं किचन में काम कर रहा था और मेरी मालकिन का ये ऑर्डर था कि घर के अंदर कोई भी चप्पल पहनकर काम नहीं करेगा, और मैं किचन से सीधा ही पीछे की जानिब आ गया था। इसलिए मेरा ये बहाना चौकीदार के सामने चल गया। कहने लगा, जाओ जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई चप्पल नहीं है। दोबारा अगर तुम यहाँ नज़र आया तो मैं मालकिन को बता दूंगा, फिर तुम्हारी खैर नहीं। वो अपनी मूँछों का ताव देता हुआ अपने हाथ में मौजूद राइफल पर मजबूती दिखाते हुए बोला था। इसका अंदाज़ और लहजा सुनकर तो जैसे मेरी जान निकली थी। मैं फ़ौरन झुरझुरी लेकर रह गया और मुस्कुराकर बोला, क्या खान साहब, आप भी ना बिलावजह मुझ पर शक कर रहे हैं। वो खान साहब तब तक वहाँ खड़े रहे जब तक मैं अपना जूता ढूंढने का बहाना करता रहा। आसपास पौधों और क्यारियों में देखा, मगर मुझे मेरा जूता कहीं ना मिला, तो मैं बहाने से वहाँ से हट गया और वापस अंदर चला आया। मुझे कभी भी शक ना होता अगर मैं खान साहब को मुझे टोकते हुए ना देखता। यकीनन घर की पिछली जानिब कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से खान साहब मुझे घर के पीछे जाने नहीं दे रहे थे। मेरा तजस्सुस रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला जा रहा था। इस रोज़ मालकिन के कुछ दोस्त आए थे, जिनमें ख़वातीन और मर्द सभी शामिल थे। इतने महंगे महंगे चमकीले कपड़े इन ख़वातीन ने पहने थे कि एक पल को तो मेरी आंखें चंदिया कर रह गई। ये तो अमीर लोगों के चौंचले थे, जो लाखों रुपए सिर्फ अपने वजूद पर नीम अरियां कपड़े पहनने के लिए लगा देते थे। जबकि एक मेरी अम्मा थी, जो एक कपड़ों का जोड़ा धोती तो दूसरा पहन लेती थी। सर पर फटी हुई चादर लिए घूमती रहती थी, मगर कभी इसने फरमाइश ना की कि मुझे नया सूट दिलवा दो। हम बहन भाइयों के तो वो थोड़े बहुत नाज नखरे उठा लेती, मगर खुद के लिए कभी कुछ ना मांगा। खैर, इस रोज़ मैं घर की साफ़ सफाई में मशगूल था कि जब बर्तन धोते धोते मुझे काफ़ी रात हो गई। मालकिन अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल गई। मैंने शुक्र का सांस लिया था कि चलो अच्छा है, ये लोग जल्द ही जा रहे हैं। मेरे भी बर्तन थोड़े से ही रह गए थे। सोचा कि चलो ये बर्तन धोकर फ़ौरन सोने के लिए चला जाऊंगा। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इसलिए थकावट महसूस हो रही थी। मैंने अभी बर्तन धोकर हाथ अपनी कमीज़ के कोने से साफ किए थे कि मुझे एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ आई। थप्पड़ इतना शदीद था, इसी के साथ मुझे एक नस्वानी चीखों की भी आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था जैसे ये थप्पड़ किसी लड़की को पड़ा हो। मैं हैरत से हर तरफ देखने लगा। इस वक्त तो घर में कोई भी ना था। मालकिन तो अभी तक अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई वापस नहीं आई थी, और बाकी मुलाजिम तो कब के अपने अपने क्वार्टरों में जाकर सो चुके थे। मैं हाथ पोंछता हुआ घर से बाहर आया और फिर ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान घर के पिछले हिस्से में मौजूद गैलरी की तरफ गया, जहाँ पर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। मैं दबे कदमों से जब इस गैलरी के करीब पहुँचा तो मुझे वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी, जैसे कोई लड़की सिसक सिसक कर रो रही हो और गिड़गिड़ा कर कुछ कहना चाहती हो, मगर मुझे इतनी दूर से कुछ भी साफ समझ नहीं आ रही थी। दिल चाहा कि आगे जाकर देखूं आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। ये रोने की आवाज़ तो बिल्कुल भी शनासाना थी। यहाँ पर काम करने वाली मुलाजमों की आवाज़ को मैं पहचानता था, मगर ये आवाज़ बिल्कुल अनजानी थी। आखिर कौन था जो रो रहा था? तभी मुझे कदमों की आहट की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन वहाँ से हट आया और छुप कर देखने लगा। मेरी हैरत की तो इंतहा न रही थी। मेरी मालकिन और इनकी दोस्त गैलरी के इस तरफ से निकलकर सामने आ रहे थे। आखिर ये सब घर की पिछली जानिब करने क्या गए थे? ये देखकर तो जैसे मैं सोच में पड़ चुका था कि आखिर वो सभी लोग वहाँ पर कर क्या रहे थे। इसके बाद दोबारा मुझे किसी भी लड़की की आवाज़ वहाँ से ना आई। सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, इसलिए मैंने इस तरफ सोचना तर्क कर दिया। अगले रोज़ मालकिन 2-3 दिन के लिए घर से चली गई। इनका कहना था कि वो दुबई जा रही हैं, 2-3 दिन तक वापस आ जाएंगी। यूँ सारा घर हम नौकरों के ही सुपुर्द था, मगर जाने से पहले मालकिन ने चौकीदार को सख्त तंबीह किया था कि किसी को भी गैलरी की तरफ जाने ना देना। यूँ वो हर वक्त गैलरी वाली जगह पर ही नज़र रखे हुए बैठा रहता था। मैं चाहकर भी इस जानिब ना जा सका। 3 दिन गुजरे तो मालकिन वापस घर आई। इस बार जब वो आई तो इनके साथ एक लड़की थी जिसकी उम्र 17 या 18 साल थी। वो खामोशी के साथ चलती हुई मालकिन के साथ इनके कमरे में जाने लगी। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। मैं इसको एक नज़र देखकर जैसे पलकें झपकना ही भूल चुका था, मगर इसके बावजूद कुछ ना बोला। वो डरी सहमी लग रही थी और आंखें भी सूजी हुई थीं, जैसे बेतहाशा रोई हो। मालकिन कहने लगी कि जल्दी से मेरे कमरे में जूस भिजवाओ, ये हमारी ख़ास मेहमान आई हैं। मैंने फ़ौरन ताज़ा फलों का जूस बनाया और फिर मालकिन के कमरे में देने चला आया, मगर तभी कमरे से आती हुई आवाज़ें मुझे एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर चुकी थी। आखिर वो लड़की क्यों रो रही थी? मेरे कदमों की आहट दरवाजे पर सुनकर मालकिन फ़ौरन से इसे झड़क कर चुप करवाने लगी। मैं जूस कमरे में रखकर वापस पलटा तो एक बार फिर रोने की आवाज़ें बाहर तक आने लगीं।
کچھ ہی دیر بعد مالکن اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر سے باہر نکل گئیں۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر سے باہر جائیں گی، مگر پہلی بار جب میں نے مالکن پر نظر رکھی تو یہ پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر گھر کے پچھلے حصے میں چلی گئی ہیں۔ تبھی مجھے دوسری ملازمہ نے آواز دی تو پلٹ کر ادھر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے چوکیدار کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ وہ پکڑو پکڑو کہہ رہا تھا۔ میں بھی دوڑ کر باہر صحن میں گیا تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مالکن ہانپتی ہوئی وہاں پر کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ چوکیدار کو کہہ رہی تھی کہ پکڑ کر لاؤ اس لڑکی کو، میں اسے ایسے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتی۔ مگر وہ لڑکی تو نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ چوکیدار ہر طرف ڈھونڈ آیا مگر کہیں نظر نہ آئی۔ مالکن تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ ہمارے پوچھنے پر کہنے لگی کہ وہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگی ہوئی تھی۔ میں اس کے والدین کو بلانے لگی تو وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلی۔ یہ سن کر تو مجھے واقعی اس لڑکی پر حیرت ہوئی تھی کہ اتنی کم عمری میں آخر وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مالکن کو موبائل پر فون آنے لگے۔ وہ بار بار فون کٹ کرتی رہی، مگر جب ان کے لینڈ لائن نمبر پر بھی بار بار کال آنے لگی اور موبائل بھی بجنے لگا تو انہوں نے موبائل کان سے لگا لیا اور پھر بات کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی دفعہ میں نے مالکن کو زرد چہرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ آج سے پہلے وہ مجھے کبھی بھی اتنی پریشان نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نہ جانے کس سے بات کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد کمرے سے باہر نکلی اور مجھے ایک نظر دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ باہر چلو، تھوڑی شاپنگ کر آتے ہیں، تمہیں بھی کچھ نیا دلوا دوں گی۔ مالکن کی بات سن کر میں حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ میرے میلے کپڑے اور حلیہ دیکھنے کے باوجود مالکن مجھے اپنے ساتھ اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر ایک بوتیک میں لے گئی۔ میں حیرت سے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ میرا حلیہ دیکھ کر تو دکاندار بھی حیران تھا کہ مالکن اپنے ساتھ کسے اٹھا کر لے آئی ہے، مگر مالکن نے میرے لیے اچھے سے جوڑے لیے۔ اس نے مجھے خوب شاپنگ کروائی تھی اور پھر ایک خوبصورت جوڑا میرے لیے پسند کیا۔ مالکن وہ جوڑا میرے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی، جبکہ میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا، کیونکہ سوٹ تو وہ لڑکیوں کا تھا جو کہ میرے ہی ناپ کا تھا۔ میں مالکن کو حیرت سے دیکھنے لگا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، یہ سوٹ تمہارے بہت کام آنے والا ہے۔ میں یک ٹک میڈم کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مکمل شاپنگ کرنے کے بعد واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر آیا تو مالکن نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر مالکن کرنے کیا والی ہے۔ میں ایک گہری سانس خارج کر کے مالکن کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلا آیا تو مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی کہ آج تمہاری نتھ اتروائی کی رسم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں حیرت سے مالکن کا چہرہ دیکھنے لگا تھا تو تبھی مالکن نے اپنے دراز سے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ایک گتھی نکال کر میرے سامنے بیڈ پر اچھالی۔ کہنے لگی، اگر تم اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دو گے تو بدلے میں تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دوں گی۔ بس آج رات کی ہی بات ہے، اگر وہ لڑکی مجھے عین موقع پر دھوکہ نہ دے دیتی تو آج میرا اتنا نقصان نہ ہوتا۔ میں نے گاہکوں سے ایڈوانس پیمنٹ بھی لے لی ہے اور اب میں عین موقع پر منع نہیں کر سکتی۔ مجھے مالکن کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ میں مالکن کے منہ کی طرف دیکھنے لگا تو مالکن بولی، جو میں کہتی جا رہی ہوں بس وہی کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ تم جتنے پیسے کہو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد مالکن نے مجھے بازو سے دبوچا اور پھر اس گیلری کی جانب لے جانے لگی۔ میری تو حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ ہم جب اس گیلری سے ہوتے ہوئے وہاں موجود ایک کمرے میں پہنچے تو میری جان نکل گئی۔ وہاں پر تو 3 لڑکیاں بے ہوشی کی حالت میں موجود تھیں، ایک دوسرے پر گری پڑی تھی، لیکن مالکن مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور پھر وہ سرخ جوڑا پہننے کو کہا۔ کہنے لگی کہ یہ جوڑا پہن کر تم بیٹھ جاؤ۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا مگر مالکن کے آگے مجبور تھا۔ روتے ہوئے میں نے وہ لڑکیوں کے کپڑے پہن لیے اور بستر پر بیٹھ گیا۔ مالکن کہنے لگی کہ میرا تو یہی بزنس ہے، میں امیر امیر لوگوں کو منہ مانگے داموں پر لڑکیاں دیتی ہوں اور بدلے میں لاکھوں روپے کماتی ہوں۔ آج بھی ایک لڑکی بڑی مشکل سے قابو آئی تھی مگر وہ بھاگ نکلی۔ اب تم ہی میری عزت رکھ لینا ورنہ مجھے بہت نقصان ہوگا۔ مالکن میرا کندھا زور سے بھینچ کر کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تھی، جبکہ مارے خوف کے میرا تو دماغ ہی کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر آس پاس دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ آخر یہاں سے کیسے نکلوں۔ یہ مالکن تو بڑی ہی خطرناک تھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مالکن ایسی ہے۔ اگلے ہی پل میں نے فوراً وہ جوڑا اتارا اور کمرے کی کھڑکی کھول کر گیلری میں چھلانگ لگا دی۔ وہاں پر کوئی بھی نہ تھا، البتہ گیلری کی شروعات میں چوکیدار کھڑا تھا جو کہ شاید مالکن کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ میں نے دیوار پھلانگ کر باہر جانے کی ٹھانی۔ ہم غریب لوگ تھے
اور ایسے درختوں پر چڑھائی کرنا اور بغیر سیڑھی کے چھتوں پر چڑھ جانے میں خوب مہارت حاصل تھی۔ میں نے فوراً دیوار کو پھلانگ کر باہر چھلانگ لگا دی۔ جب تک چوکیدار کو پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بھاگتا ہوا سیدھا پولیس اسٹیشن چلا آیا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب کچھ پولیس والوں کو بتا دیا۔ وہ گھر آئے اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر مالکن اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ میں اسی روز واپس اپنے گاؤں چلا آیا۔ کتنے روز تک تو میری طبیعت ہی خراب رہی تھی۔ میری وجہ سے کئی معصوم لڑکیوں کی عزت بچ گئی، جبکہ مالکن، چوکیدار اور اس کے باقی ساتھی کیفرے کردار تک پہنچ چکے تھے۔